इसकी वजह ये है कि हमारे प्राइवेट स्कूल काफ़ी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि सरकार की 3 प्रकार की व्यवस्था है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल और उसमें बजट स्कूल भी आते हैं। बजट स्कूलों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि छोटे स्कूल हैं और पेरेंट्स ज़्यादातर छोटी फैमिली के हैं, मीडियम फैमिली के हैं, जो कि ओटीपी देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ओटीपी जाती नहीं है। और दूसरी समस्या ये थी कि जो पहचान परिवार पत्र जो लागू किया गया, ये बिल्कुल गलत तरीके से लागू किया, क्योंकि शिक्षा के अधिकार का ये हनन बनता है। क्योंकि बहुत से हमारे फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी होने के कारण बाहर से पेरेंट्स या कुछ लोग आते हैं अपनी जीविका के लिए, और वो अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए फ़ाइट करते हैं। वो उनका एडमिशन होता नहीं, क्योंकि पीपी अनिवार्य कर दिया गया है हरियाणा में। ये गलत है, जिसका हमने केस डाला गया और केस में हमने फ़ाइट किया है। और इसका पूरी जानकारी हमारे एसोसिएशन के वरिष्ठ लीगल डॉक्टर एडवाइज़र डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी, जो आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, बताएंगे। अभी आपने बताया कि भी जो माइग्रेंट्स हैं, जितने भी व्यापारी लोग इधर उधर आते हैं, हरियाणा में अब पीपीपी कंपलसरी कर दिया है, तो ऐसे में उनके लिए जो है ऑप्शन दिया हुआ है सरकार ने कि व्यापारी वर्ग में जाके रजिस्टर करा के अपनी फैमिली आईडी क्रिएट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें क्या समस्या? जल्दी से समझिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अच्छा, ये समस्या है। हाँ, समस्या ये है, सॉल्व नहीं हो रही। दूसरी बात, फैमिली नहीं आई है। समस्या ये नहीं है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। समस्या है कि हमारी जो हरियाणा सरकार है जी, हरियाणा सरकार समय समय पर कुछ ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो कि हमारे भारत के संविधान के भी खिलाफ है। अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन, भारत ने जब संविधान भारत का बना था तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A दिया गया था, जिसके हिसाब से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को जन्मसिद्ध शिक्षा का अधिकार है। और चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या बिल्कुल ये गरीब परिवार से हो, लेकिन उसको शिक्षा का अधिकार प्रदान दिया गया है। और साथ ही में संविधान ने क्लियर किया है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे उसके अधिकार का हनन हो। कुछ समय पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार लागू किया था और एक एक्ट बनाया था, आधार एक्ट। उसमें सेक्शन 57 अलाउ कर दिया, यानी आप कोई नई सिम परचेज करना चाहते हैं तो आधार मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आधार मैंडेटरी है, किसी बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आधार मैंडेटरी है, जिसको लेकर के एक PIL पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले में स्पष्ट किया था कि भारत के संविधान का उल्लंघन किसी भी गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। और आधार एक्ट का अनुच्छेद 57 जो था, सेक्शन 57, उसको खत्म करके एक रूलिंग पास की थी, आधार इज नॉट मैंडेटरी टू एडमिशन द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स। उसी के तहत अब हरियाणा सरकार ने एक नया लॉ बना दिया फैमिली आईडी का, PPP, परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, तभी किसी बच्चे का एडमिशन होगा। अभी आपने पूछा था कि इसमें दिक्कत क्या है, वो आएगा व्यापारी एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। मैं आपको यहाँ एक स्पष्ट कर दूं कि कोई जरूरी नहीं है जो दूसरे स्टेट से आया हुआ वो व्यापारी ही हो। एक मजदूर क्लास व्यक्ति भी जो रिक्शा चलाता है, जो रेडी चलाता है, सभी के लिए ऑप्शन है। ये तो क्या ऑप्शन है? यही है कि भी अपना जिस वजह से आप यहाँ आए हैं वो वजह डालें और अपना रजिस्टर कराएं, फैमिली आईडी क्रिएट कराएं और एडमिशन। कितना समय लगता है एक फैमिली आईडी क्रिएट करवाने के लिए? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के लिए। क्या टाइमिंग होगी उन सेंटर्स की? कभी भी देख लो, जो भी। कितना रश होगा इस समय सेंटर्स पे? अगर हम फरीदाबाद में बात करें तो पर सेंटर पे पर डे का जो रश है वो 1000 से 2000 लोगों का है। एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचता है, वो वहां पर उस सारे काम को छोड़ करके वहां फैमिली आईडी बनाने के लिए जाता है। 5 दिन तक लगातार वहां के चक्कर लगाता है, लेकिन भीड़ की वजह से नंबर नहीं आता। नंबर आने के बाद भी उसको किसी वजह से हटा दिया जाता है। ये 5 से 7 दिन वो बेरोजगार रहता है, इसमें उसके घर का गुजारा कैसे हो? फिर उसके माइंड में एक मेंटेलिटी बनती है कि क्या बच्चों ने पढ़ के भी क्या करना है, इससे बेटर ये है कि हम भी रेड़ा चला रहे हैं और ये भी रेड़ा चलाएगा, जो गलत पॉलिसी है। और फिर संविधान का उल्लंघन है अनुच्छेद 21A का, जिसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्री मेंटेन नहीं किया जा सकता जिसमें बच्चे के एडमिशन को लेकर कोई इश्यूज क्रिएट हो। अभी जो है एक और इशू डिस्कस किया गया था जिसमें बताया गया था ओटीपी को लेकर, वो क्या मैटर था? यदि किसी इसमें ना दोहरी नीति है सरकार की। प्राइवेट स्कूल्स अगर किसी की फैमिली आईडी है और उसका एडमिशन कर रहे हैं तो उसका OTP उसकी फैमिली के पास जाएगा, वो मैंडेटरी है लेना, तभी उसका एडमिशन फाइल हो पाएगा।
जिसमें कई बार जो मिडिल क्लास की फैमिली पर्सन्स हैं या जो लोअर क्लास के फैमिली पर्सन्स हैं वो ओटीपी नहीं शेयर करते, बिकॉज उनको डाउट रहता है कि उनके अकाउंट से कोई फ्रॉड ना हो जाए स्कूल के नाम पर, जिस वजह से वो अपना ओटीपी शेयर नहीं करते। वही अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ पे जो फैमिली आईडी का जो ऑप्शन है उसमें ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर खुद टीचर डाल सकते हैं, उसी नंबर पे वो ओटीपी आता है। तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लिए दोहरी नीति का जो काम सरकार कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है। इससे पहले लॉकडाउन में देखा गया था कि सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के एडमिशन की भी बात आई थी सामने, इस पर क्या कहोगे? देखिए, फिर बात वही आती है, संविधान का अनुच्छेद 21 से स्पष्ट कर देता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी दस्तावेज के उस वजह से एडमिशन नहीं रोका जा सकता। जो टीसी है उसका मेन काम ये है कि वो क्लियर कर सकें कि बच्चा कौन सी क्लास पास आउट है, सिर्फ इतना काम है उसका। प्रधान साहब, बहुत समस्याएं आ रही हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, बार बार लोगों को ओटीपी के लिए परेशान भी किया जा रहा है, नहीं आ रहे हैं कईयों के ओटीपी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, इसमें जैसे कि अरोड़ा साहब ने क्लियर कर दिया है कि दोहरी नीति सरकार की तरफ से की जा रही है। हम सरकार की किसी नीति के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें ये सुविधा होनी चाहिए कि जिस तरह से पहले MIS पोर्टल पे आधार के थ्रू अगर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन है या बिना आधार के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है, हो रहा है उसमें एडमिशन। तो अब क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं या तो स्टूडेंट्स को या फिर जो स्कूल में कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग इनका SRN दीजिए, आप लोग इनका आधार कार्ड दीजिए, आप लोग इनका जो है पहचान पत्र का जो नंबर है वो दीजिए। मैं समझता हूँ अगर MIS पोर्टल पे सारी डिटेल्स हैं बच्चे की तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि इससे अननेसेसरी स्कूल संचालकों को भी और साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मनोज जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो इफ्ता के बैनर तले तमाम पदाधिकारी आप लोग जुटे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं स्पेशली, तो क्या मुद्दा रहेगा? अभी एडमिशन का टाइम भी रहेगा, ऐसे में इतना ज़्यादा जो सरकार के साथ में नोक झोंक रहेगा तो समाधान कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप लोग? देखिए, मैंने बताया हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम सरकार के साथ नोक झोंक करें। हमारा मेन जो उद्देश्य है, इप्सा की जो हमारी एसोसिएशन है, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसका हमारा ध्येय ये है कि किसी भी स्कूल संचालक को, प्राइवेट स्कूल संचालक को खासतौर पे इस प्रकार की कोई समस्या ना आए। सरकारी अध्यापकों द्वारा जो ये बार बार स्कूलों में आकर के विजिट कर रहे हैं और साथ साथ वो मांग रहे हैं ओटीपी मांग रहे हैं, और इस प्रकार का जो है कार्यक्रम बंद होना चाहिए। जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी, MIS पोर्टल पर सब कुछ है, मैंने बताया आपको लोगों को। तो आप लोगों ने लीगल एड के माध्यम से जो अब सरकार के पास जा रहे हैं या फिर आप कोर्ट तक जा रहे हैं इस मामले को लेकर, तो क्या लगता है आपके इस फेवर में कितना आपके हक में आएगा फैसला? जी, लीगल के लिए तो वकील साहब बताएंगे। जी बताएं। CPC 91 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑलरेडी कोर्ट में फाइल की जा चुकी है, जिसको लेकर के कोर्ट ने कल की डेट फाइल करी हुई है, और कल की तारीख में सभी डिफेंडेंट्स को, जिसमें हमने 4 लोगों को डिफेंडेंट बनाया है। सबसे पहले हमने हरियाणा सरकार को, उसके बाद हमने जिला उपायुक्त साहब को, सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर साहब पंचकुला और जिला शिक्षा अधिकारी, जो समय समय पर ऐसे पत्र जारी करते रहते हैं कि जिस प्रकार से न केवल छात्रों के अधिकारों का हनन हो बल्कि स्कूलों को भी परेशानी हो, इसको लेकर के मामला माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। कल की डेट को लेकर के कोर्ट ने सभी के लिए नोटिस इशू करा हुआ है। कल सभी पेश होंगे और ये जवाब देंगे कि किस प्रकार भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार के पत्रों को जारी किया जा रहा है। तरुण जी, मेरा सवाल ये है आपसे, आप कानून के जानकार हैं, आपको क्या लगता है जब सरकार कोई भी फैसला लेती है, एम ही ले लेती है, वो उनके पास भी तो कानून का हिसाब किताब होगा, वो भी कोई भी अगर बच्चों के हित के या अनित के जब भी कोई फैसले लेगा तो वो भी ये देखेंगे कि ये कानून के या संविधान के दायरे में आता है या नहीं आता है। आपको कैसे लगा कि ये कानून के दायरे में नहीं आता है? कैसे लगा का जवाब सीधा सा है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड को लेकर के ही पहले सरकार ने नियम बना दिए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ठीक किया और अपनी फिर से रिपीट साइटेशन दी कि संविधान का पालन नहीं किया गया। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, अपना हमने कल भी एक लेटर जारी किया है जिसके अंदर हमने सारे सेक्शंस लिखे हैं। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ, जो भारत का संविधान सेक्शन 21A है उसकी पालना कहीं भी नहीं की गई, ये स्पष्ट है, क्योंकि आप उस एक्ट को रीडअप कर सकते हैं। उस एक्ट में साफ साफ तौर पर मेंशन है कि 21A के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के जो छात्र हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य है और सरकार इस नियम को बनाए। इसके खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध कुछ अधिकार हमारे संविधान ने प्रदान किए हैं और ये उनका उल्लंघन है। और अगर बात करें कि सरकार के जो लीगल एडवाइज़र हैं या सरकार के जो एडवाइज़र्स हैं, देखिए सभी गवर्नमेंट्स के एडवाइज़र होते हैं, लेकिन कई बार अगर हम कहें कि बहुत सारे नियमों को ताक पे रख करके फैसले लिए जाते हैं तो वो गलत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सरकार का फैसला गलत है या इस तरीके की दोहरी नीति अपनाई जा रही है,
तो इसमें आप लोग किस तरीके से इस समस्या का समाधान पाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, जनहित याचिका ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है। अगर इस याचिका के अंदर 1% भी कोर्ट को ऐसा लगता कि ऐसा नहीं है तो हमारी याचिका तुरंत ही डिसमिस की जा चुकी होती, ना कि नोटिस टू डिफेंडेंट इशू होते। कोर्ट को भी क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, कोर्ट ने हमेशा ही स्टूडेंट और स्कूल्स के फेवर में साइटेशंस दी हैं। कोई भी ऐसी दोहरी नीति, जब हमारा संविधान बनाया गया था, जो संविधान निर्माता हैं, जो उनकी कमेटी थी, उन्हें भी स्पष्ट था कि आगे सरकार ऐसी कोई ना कोई नीति जरूर बना सकती है। तभी उन्होंने एक स्पेशली मेंटेन कर दिया उसके अंदर कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को किसी भी प्रकार नहीं रोका जा सकता। तो जो हमारे संविधान निर्माता पहले ही लिख चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पहले ही आशंका थी कि आने वाली सरकारें अपने फायदे के लिए कुछ काम करेंगी। देखिए, मेरा एक अंतिम प्रश्न है। देखिए, आप सभी लोग जो है एक एसोसिएशन चला रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, तो ऐसे में सरकार ने 134 से, जहां उसे नाम बदलकर अब चिरायु या चिराग जो भी नाम दे दिया है, ऐसे में उसके फॉर्म भी निकले हुए हैं और पिछली बार भी देखने को मिला था कि प्राइवेट स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिए थे। वो क्या मामला है, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, दरअसल क्या था कि जो गरीब तबका था उसके लिए 134A बनाया गया, जिसमें बच्चे जो है अपने मनपसंद स्कूल में जा करके एडमिशन ले लें। लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं थी। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों को ये कहा गया था कि अगर आपके स्कूल में उस ड्रॉ के थ्रू जो बच्चा आपके यहाँ एडमिट होता है उसको एक मिनिमम फीस दी जाएगी, लेकिन वो फीस सालों साल नहीं दी गई। बाद में जब हमने थोड़ी सी फाइट की इसके अगेंस्ट, बहुत सारी एसोसिएशन, हमारी निशा ने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया, तो उसमें तब उन्होंने, सरकार ने कहा कि ठीक है, जिन स्कूलों का फीस पेंडिंग है तो वो हम दे देते हैं। लेकिन काफ़ी पेंडिंग हो करके दिया, काफ़ी फाइट करके किया। हमारा पक्ष ये था कि अगर किसी स्कूल को, किसी बच्चे को अगर आपने पढ़ाना ही है तो आप एक काम करिए, आप उसके अकाउंट में ही पैसा दे दीजिए। वो अपनी इच्छा से जिस स्कूल में चाहेगा एडमिशन ले लेगा। अगर आप उसको पढ़ाना ही चाहते हैं तो जितने बजट स्कूल्स हैं ऑलरेडी 10 से 20% बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं या फीस कम में पढ़ाते हैं। तो ये एक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो हमारे भारत का शायद 50% लगभग हिस्सा है जो प्राइवेट स्कूल हैं, छोटे स्कूल्स हैं, वो इस साक्षरता के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा तो पक्ष है कि हम इसको 134 को क्यों बदलना पड़ा उनको, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ कोई ना कोई समस्या है। अभी सरकार ने करंटली जो किया है कि जहाँ BPL परिवार हैं वहाँ एक रेट फिक्स कर दिए हैं कि 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा या 12वीं तक उन्हें एक निर्धारित वेतन दिया जाएगा पढ़ाने के लिए कि 500 रुपये, 600 रुपये। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में उन 500-600 रुपये में वो जो BPL फैमिली है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेगी? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार को तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। बहुत सारे देशों में तो बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, नर्सरी से लेकर +2 तक फ्री एजुकेशन है। आगे जहाँ बच्चा पढ़ना चाहता है वो भी फ्री एजुकेशन है। लेकिन सरकार को ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? और जितने मैंने बताया कि जो बजट स्कूल्स हैं वो ऑलरेडी 500-600 छोड़िए, कई स्कूल तो ऐसे हैं जो मात्र 200 रुपये में जो है पढ़ा रहे हैं, 300 रुपये में पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, सरकार की नीति अब जो कर रही है कि अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकार उन्हें पैसा दे रही है और जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का चार्ज जो है पेरेंट्स से वसूला जा रहा है। तो इस नीति पर क्या कहोगे कि वो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है या फिर सरकारी स्कूलों को खत्म कर रही है? क्या है ये, एक बार इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, सरकार ने हमारे खासतौर पर हरियाणा में, जो हमारे हरियाणा बोर्ड के स्कूल थे, मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल, उनको CBSE में कन्वर्ट कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि अगर हम एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो चाहे वो CBSE हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, सभी अपने अपने अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो अगर अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मॉडल संस्कृति की स्थापना करनी पड़ी और वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। और CBSE पे मतलब ज़्यादा भरोसा है। CBSE पे ज़्यादा हरियाणा बोर्ड को अपने पे ना भरोसा लेने की वजह CBSE पे ज़्यादा भरोसा है कि भाई उन्होंने उनकी एफिलिएशन लेनी।